सीए फाइनल डीटी में नवंबर 24 में जितने भी अमेंडमेंट्स है वो हम आज इस वीडियो में बहुत कम टाइम में सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर कवर करने वाले हैं, एंड वो भी काफ़ी एफिशिएंटली। इस वीडियो के बाद आपको कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा, आपको सारे अमेंडमेंट समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये जो अमेंडमेंट करेंगे हम वो मेरी अमेंडमेंट शीट से करेंगे, जो आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल। सो हाय एवरीवन, आई एम सी यश खंडेलवाल एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। गाइस, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दशहरा। भगवान राम आप सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लाएं। ठीक है, आप सब लोग बहुत जल्दी जल्दी सीए बन जाएं। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो दशहरा होगा वो हम एज अ सीए मनाएं। ठीक है, चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बेटा। लाइक कर दो वीडियो और लेट्स गो। सबसे पहला अमेंडमेंट है बेटा कैपिटल गेन्स में। देखो, कैपिटल गेन में क्या होता है कि एक एनआर दूसरे एनआर को अगर बॉन्ड्स, जीडीआर, आरडीबी या गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रांसफर करता है और वो ट्रांसफर होता है कहाँ पे, ऑन अ रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन अ आईएफएससी। ठीक है, तो सर ये एग्जाम्प्ट होता है सर, सेक्शन 47 में आता है, इट इज नॉट अ ट्रांसफर। अब इसमें क्या पॉइंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ना इसमें कोई भी सिक्योरिटीज नोटिफाई कर सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 सिक्योरिटी नोटिफाई की है। कौन सी? यूनिट्स ऑफ रीट और इन्वेट एंड यूनिट ऑफ अ स्कीम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इशूड बाय आईएफएससी अथॉरिटी फंड मैनेजमेंट। ठीक है, पहला पॉइंट खत्म हो गया। ठीक है, मतलब क्या है सर कि सर कुछ नहीं है, जो एनआर दूसरे एनआर को सिक्योरिटी देता है ना आईएफएससी में, वो इट इज नॉट अ ट्रांसफर। ठीक है, कैपिटल गेन नहीं लगता उसमें, तो उसमें 2 सिक्योरिटी और नोटिफाई किए गवर्नमेंट ने। ठीक है, अब सेकंड है सर एनआर टैक्सेशन का एग्जेम्प्ट इनकम का। सेक्शन 10(4)(g) क्या बोलता है, इनकम रिसीव बाय एनआर इन अकाउंट मेंटेन विद ओबीयू ऑफ एन आईएफएससी। सर ओबीयू क्या होता है सर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, जो कहाँ होता है सर, जो लोकेटेड होता है आईएफएससी में। ठीक है, तो सर एग्जेम्प्ट इनकम कौन सी होती है सर, जो होती है इनकम रिसीव बाय एनआर इन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट टू द एक्सटेंट इट डज नॉट अक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक है, अब वो कहाँ से आती है सर इनकम, फ्रॉम पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड फंड्स। ठीक है, इसको एडमिनिस्टर या मैनेज कौन करता है, बाय एनी पोर्टफोलियो मैनेजर ऑन बिहाफ ऑफ सच एनआर। ठीक है, और इसमें कौन सी इनकम हो सकती है सर, फ्रॉम एक्टिविटी नॉट फेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सर इसमें एक बात बस ऐड हुई है यहाँ पे, मतलब जो उस ऑफशोर बैंकिंग यूनिट में एनआर को इनकम आ रही है वो कहाँ से आ रही है, एक पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज और फंड से आ रही थी आज तक। अब सर वो अगर इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट से भी आए तो भी चल जाएगा, तो भी एग्जेम्प्ट होगा। बस ये इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ये वर्ड ऐड हुआ है। अब सर ये जो दोनों पॉइंट है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम, ये भी नॉट ट्रांसफर एग्जाम वाला पॉइंट है, ये भी एग्जाम्प्ट इनकम का पॉइंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट चैरिटेबल ट्रस्ट एंड एग्जिट टैक्स। अब देखो, आपको पता है सर 11(5) मोड्स, 11(5) मोड्स कौन से होते हैं सर, सेफ इन्वेस्टमेंट मोड्स। बेसिकली कौन से मोड्स होते हैं ये बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है एंड रिस्क फ्री सिक्योरिटीज होती है। ठीक है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। यहाँ पे अपन इन्वेस्ट करते हैं, जब भी हमको कोई भी ट्रस्ट का अमाउंट मिलता है ना, फंड्स मिलते हैं, तो हमको इन्वेस्ट कहाँ करना पड़ता है, 11(5) में करना पड़ता है, सेफ इन्वेस्टमेंट मोड्स में। अभी उसमें ना एक नया अमेंडमेंट ऐड हुआ है, एक नई सिक्योरिटी ऐड हुई है, अ न्यू सिक्योरिटीज एडेड बाय अमेंडमेंट टू डेट लिस्ट, इन्वेस्टमेंट बाय एक्वायरिंग यूनिट्स ऑफ अ पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की यूनिट्स में हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया वो भी अब 11(5) में कहलाएगा। सर ये पूछ सकता है क्वेश्चन में, हाँ ये पूछ सकता है, क्योंकि अगर ट्रस्ट का क्वेश्चन आया तो उन लोग 11(5) का पॉइंट देके ये चीज़ पूछ सकते हैं, ये वाला सिक्योरिटी के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब जो बेटा नेक्स्ट अमेंडमेंट है वो ट्रस्ट का है, जो आपने पढ़ा होगा May 24 के लिए। वो क्या बोलता है कि आप जब भी कोई अमाउंट डोनेट करते हो दूसरी ट्रस्ट को, ठीक है, तो उसमें से सिर्फ 85% ही अप्लाइड माना जाता है। ठीक है, हम जो भी अमाउंट डोनेट करते हैं दूसरी ट्रस्ट को उसमें से सिर्फ 85% ही अप्लाइड माना जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपने 50,000 डोनेट किया, ठीक है, तो अमाउंट ट्रीटेड एज अप्लाइड विल बी 50,000 इंटू 85%, दैट इज 42,500। ठीक है, 7,500 विल नॉट बी ट्रीटेड एज अप्लाइड। ये बात हम समझ गए थे। हाँ सर, ये तो हमने पढ़े थे May 24 में। इसमें अमेंडमेंट क्या है सर, अब इसमें नवंबर 24 के अमेंडमेंट आया है। इट इज क्लैरिफाइड दैट 15%, that is 7,500 of such donations by the donor trust institution shall not be required to be invested in section 11(5) modes, as the entire amount of 50,000 has been donated to other trust institution and is accordingly eligible for exemption under first or second regime. सब मान लीजिए मेरे पास थे 1.5 लाख रुपीस। ठीक है,
मेरे पास 1.5 लाख रुपीज़ थे। सब हटाने के बाद मेरी 15% वो हटा दिया मैंने, सब इनकम जो बची हुई है, जो इसमें से मुझे अप्लाई करना है, और बची हुई इनकम टैक्सेबल होगी। ठीक है, अब मैं डोनेट कर रहा हूँ उसमें से 50,000, 150 है, मैंने 50,000 डोनेट कर दिए। मेरे हाथ में कितना बचा? 1 लाख बचा। कितना बचा बताइए? ये 1 लाख है। ठीक है, बट जब मैंने 50,000 डोनेट किया तो आप मुझे बताओ कि मेरे हाथ में अप्लाइड कितना माना जाएगा? मेरे हाथ में अप्लाइड माना जाएगा 42,500। मेरे हाथ में अप्लाइड माना जाएगा 42,500। तो मेरे हाथ में इनकम कितनी दिख रही होगी? 1,07,500 ये इनकम दिख रही होगी। बट मेरे हाथ में इनकम बची कितनी है? 1 लाख बची ना, बची कितनी? 1 लाख। बट देख कितनी रही? 1,07,500। ठीक है, ओके। अब सर जो 1,07,500 की इनकम है ना, इसमें जो 7,500 एक्स्ट्रा दिख रहा है ना हमको, राइट, ये आपको अलग से इस पे एग्जम्पशन लेने के लिए आपको 11.5 मोड्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है इसको आपको नॉर्मली इनकम में ऐड रखना है। ठीक है, इसमें आप अप्लाई करते हो तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो देखो लिखा है उसमें कि आपको 11.5 मोड्स में इन्वेस्ट नहीं करना है उसको। ठीक है, इट इज़ एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन अंडर फर्स्ट और सेकेंड रिजाइम। ठीक है, एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल देखते हैं अपन। सर यहाँ पे 300 की आपकी इनकम है, इसमें 15% कितना होता है? 45, बचा कितना? 255। ये आपको अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब सर डोनेशन टू अदर ट्रस्ट अंडर फर्स्ट और सेकेंड रिजाइम कितना अपन ने? 100 डोनेट किया। ठीक है, बचे कितने अपने पास इनकम? 200। ठीक है, 200 में से सर हमको 170 अप्लाई करना है, दैट इज 85%। 15% कितना हुआ? 30 हुआ। ठीक है, अब देखो समझो एक्यूमुलेट करते 15%, उसके कोई कंडीशन नहीं होती हमको, बट ट्रस्ट जो भी इनकम एक्यूमुलेट करता है, ट्रस्ट क्या करता है? उसको 11.5 में इन्वेस्ट कर देता है। फिर से सुनना, ट्रस्ट जो भी इनकम एक्यूमुलेट करता है अपने पास, उसको क्या करता है? उसको वो 11.5 में इन्वेस्ट कर देता है। तो सर यहाँ पे जो 30 का अपना 15% वाली जो इनकम है, ये भी हम क्या कर देंगे? ये 11.5 में इन्वेस्ट कर देंगे नॉर्मली। ठीक है, कर देंगे। अब सर ये पॉइंट सिर्फ ऐसा बोल रहा है सर कि जैसे ये जो एग्जांपल दिया हुआ है इसमें ये बोल रहा है कि आपकी 300 की इनकम है। ठीक है, इसमें 100 आपने डोनेट कर दिया, 200 बचा हुआ है। ठीक है, आपने जब 100 डोनेट किया तो आपको अप्लाइड कितना माना गया? उसमें से 85 अप्लाइड माना गया। कितना? 85। जो बचा हुआ 15 है सर। ठीक है, बचा हुआ 15 आपको कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना है। 11.5 मोड्स में इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट जो 200 बचा उसमें से आपका जो 85% होता है वो कितना होता है? 170, बचा हुआ 30, ये आपको 11.5 में इन्वेस्ट करना है। मतलब आपको 45 इन्वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ 30 इन्वेस्ट करना है 11.5 मोड्स में। राइट, गॉट इट? ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल देखो कि सर ट्रस्ट 2 है। सर ट्रस्ट 2 100 की इनकम है इनको 85% मतलब इनकम विच इज रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड कितना होता है? 85%, 85। ठीक है, अब डोनेशन टू अदर ट्रस्ट अंडर फर्स्ट और सेकेंड रिजाइम कितना है सर? 100 हमने डोनेट कर दिया, बट अप्लाइड कितना माना गया? 85 माना गया, तो इनकम 0 हो गई। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब सर क्योंकि इनके पास हाथ में इनकम बची नहीं कुछ भी, इन्होंने पूरे डोनेट कर दिया ना। ये 100 था, 100 पूरा डोनेट कर दिया, खत्म। तो क्या आपके पास 15% बचा? नहीं, आपके हाथ में अप्लाइड कितना माना गया? सिर्फ 85%। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखो, 100 की इनकम आपकी, 85 को अप्लाई करना है, आपने किसी को भी डोनेट नहीं किया है, तो 15 की इनकम आपको क्या करनी पड़ेगी? आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी 11.5 मोड्स में। फंड्स आर टू बी इन्वेस्टेड इन 11.5 मोड्स, 15 की इनकम। तो बात समझे? मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ कि देखो बेटा, फिर से एक बार एग्जांपल दूंगा कि आपके पास 1,50,000 है, आपने 50,000 डोनेट कर दिया, बचे कितने? सिर्फ 1 लाख बचे। आपके हाथ में इनकम कितनी दिख रही है? 1,07,500। क्या आपको इन्वेस्ट करना है इसको 7,500 को 11.5 मोड्स में? नहीं करना है।
कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दैट्स इट। इतना समझ में बहुत ईजी है। ठीक है, इसको बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना है अपने दिमाग में, राइट। चलो, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन टू फाइनल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब सर टाइम लिमिट क्या होती है? नॉर्मली 6 मंथ्स फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी और 6 मंथ्स प्रायर टू एक्सपायरी ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर, राइट। अब सर अगर ये टाइम लिमिट एक्सपायर होती है बिफोर 30 जून 24, देन इट शैल बी एक्सटेंडेड टू 30 जून 24। ठीक है, ये टाइम अभी अमेंडमेंट हुआ है नवंबर 24 के लिए। इसके अलावा एक और डेट है सर, आप ओल्ड स्कीम से 12AA से आप अगर 12AB में आ रहे हो अगर, ठीक है, उसकी डेट 3 मंथ्स का टाइम था उसमें। ठीक है, उसकी डेट भी क्या थी पहले? 39/23 फॉर योर May 24 अटेम्प्ट, बट फॉर November 24 इट इज 36/24, राइट। चलो नेक्स्ट बात करेंगे बेटा TDS TCS में। इसमें काफ़ी अमेंडमेंट्स है बट बहुत ईजी है, काफ़ी ईजी है। ठीक है, देखिएगा सर 194A में इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, मतलब अलग वाला इंटरेस्ट। ठीक है, अभी एक नया सर्टिफिकेट आया है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, ये एक सर वन टाइम स्कीम है जो 2 साल के लिए एप्लीकेबल है, 2 ईयर्स के लिए टिल 31/3/25। और जो मैक्स डिपॉजिट कर सकते हैं हम इसमें वो कर सकते हैं 2 लाख रुपीज़ का। और इसमें इंटरेस्ट कितना मिलता है? 7.5%, वो भी कंपाउंडेड क्वार्टरली। अगर 2 लाख पे हम 7.5% पर एनम लेंगे कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है, तो आपका पूरे साल भर का इंटरेस्ट कभी भी 40,000 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, द इंटरेस्ट अंडर दिस स्कीम विल नॉट एक्सीड 40,000 रुपीज़। तो सर बैंक और पोस्ट ऑफिस के लिए TDS डिडक्शन लिमिट क्या होती है? 40,000। ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट 40,000 के ऊपर नहीं जाएगा, मतलब कभी भी इस इंटरेस्ट पे TDS नहीं कटेगा, कभी भी इस इंटरेस्ट पे TDS नहीं कटेगा। ठीक है, यही बोला गया है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के लिए। अब दूसरा सर पॉइंट है डिविडेंड का और एक है सर रेंट का। ठीक है, बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी समझना। सर 2 यूनिट्स हैं, एक है यूनिट ऑफ एन IFSC, दूसरा भी है एक कंपनी बीइंग अ यूनिट ऑफ एन IFSC। ठीक है, एक यूनिट ऑफ एन IFSC डिविडेंड दे रही है दूसरी यूनिट ऑफ IFSC को। कौन है सर आजू बाजू? 2 यूनिट ऑफ IFSC है, ये इसको डिविडेंड दे रही है, ये इसको डिविडेंड दे रही है। ठीक है, अब सर क्या होता है सर, और सर ये बोथ पेयर एंड पे क्या है? आर प्राइमरीली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लीजिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट। किस में एंगेज है सर? बिजनेस ऑफ लीजिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो अब भाई ये दोनों क्या है सर? यूनिट ऑफ IFSC है। अरे वहाँ पे सबकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है, तुम क्यों TDS काट रहे हो ज़बरदस्ती? सामने वाले की इनकम एग्जेम्प्ट है, तो जो पेई है, जिसको पैसे मिलने वाले हैं, जो पैसे मिलने वाले हैं पेई, वो क्या बोलेगा? भैया सुनो कि मेरी डिविडेंड जो इनकम है, डिविडेंड की इनकम, वो मेरी एग्जेम्प्ट है, तुम मेरे को डिविडेंड दे रहे हो, TDS मत काटना। पेयर क्या बोलेगा? अच्छा तुम्हारी डिविडेंड की इनकम एग्जेम्प्ट है, कोई बात नहीं, तुम्हारा मैं TDS नहीं काटूंगा। बट वो क्या करेगा? एक पर्टिकुलर्स ऑफ डिविडेंड पेड टू पे विदाउट डिडक्टिंग TDS गवर्नमेंट पास जमा कर देगा। ठीक है, और पे जो है, जो डिविडेंड जो TDS काटने मना कर रहा है, वो एक वेरीफाइड स्टेटमेंट कम डिक्लेरेशन देगा कि भैया देख मेरी इनकम एग्जेम्प्ट है डिविडेंड की, तू मेरा TDS मत काट। खत्म बात। एक बंदा बोल रहा है मेरी TDS मत काट, मेरा मत काटना, पेयर ने क्या बोला? ओके तेरा नहीं काटूंगा TDS डिविडेंड पे। ठीक है, इट इज दैट इजी, इट इज दैट इजी। वैसे ही दूसरा है नो TDS फेयर lessee pays lease rent for lease of ship to a lessor being a unit of an IFSC। अब एक यूनिट ऑफ एन IFSC है, उसने क्या दिया सर? उसने लीज पे दिया शिप। लो मेरी शिप लीज पे लो, ये मेरी शिप है, ठीक है, मेरी शिप है, शिप लो लीज पे लो, लीज पे लो। ठीक है, अब तुम लेसी हो, मैं लेसर हूं, मैं लेसर हूं, तुम लेसी हो, तुम मेरे को क्या दे रहे हो? रेंट दे रहे हो। तुमने रेंट पे लेना मेरी शिप, ये शिप तुम्हारे पास है, लो शिप लो, दो रेंट दो। ठीक है, अब तुम रेंट दे रहे हो, अब तुम मेरा TDS काटने वाले हो, अब तुम मेरा TDS काटने वाले हो, तुम मुझे रेंट दे रहे हो, देखो ये तुम्हारा रेंट है, तुम मुझे दे रहे हो, तुम बोलो सर रुको TDS काटना, मैं बोलूंगा नहीं रुक जाओ, TDS मत काटो, मेरा TDS मत काटो। क्यों? क्योंकि मैं जो लेसर हूं, मैं करूंगा एक फर्निश अ वेरीफाइड स्टेटमेंट कम डिक्लेरेशन टू द लेसी गिविंग डिटेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू द 10 consecutive AYs for which the lessor opts for claiming deduction under ATLA। मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ? तुम मेरे को रेंट दे रहे हो, तुम बोल रहे हो TDS काटना है, मैं बोल रहा हूँ मत काटो। क्यों मत काटो? मेरी इनकम जो रेंट की है ना, वो 10 ईयर्स के लिए एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन ATLA, मुझे डिडक्शन मिलने वाला है भैया ATLA में।
तुम काय को टीडीएस काट रहे हो मेरा? मेरी पूरी इनकम एग्जाम्प्ट है 100%। क्यों टीडीएस काट रहे हो? 10 साल के लिए इनकम एग्जाम्प्ट है मेरी, मत करो टीडीएस। मेरा काटना मत, बोल रहा हूँ तुमको, मत काटना मेरा। तुम कौन लेसी हो? तुम बोले ओके नहीं काटूंगा। नॉट टू डिडक्ट टीडीएस ऑन लीज रेंट आफ्टर रिसीट ऑफ डिक्लेरेशन फर्निश पर्टिकुलर्स ऑफ डिविडेंड पेड टू पे विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस। ठीक है, और रिलैक्सेशन अवेलेबल है सर 10 साल तक, 10 ईयर्स तक। ठीक है, फॉर अदर ईयर्स लेसी इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। आप बाकी साल में टीडीएस काटे ना मेरा, 10 साल बाद आना टीडीएस काटने। आप जाओ जाओ निकलो इधर से। कब आओगे आप? 10 साल बाद मेरा टीडीएस काटने। ठीक है सर, यहाँ पे ना एक कन्फ्यूजन है, एक कन्फ्यूजन मतलब एक गलती है हमारी बुक में और बहुत सारे नोट्स में। यहाँ पेयर चला गया है, इसको पे ही कर देना, इसको पेयर कर देना। उल्टा हो गया, यहाँ पेयर या पे ही लिख गया है, इसको पे ही कर देना फर्स्ट वाले को, इसको पेयर कर देना बेटा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है बेटा 194O। बहुत ईजी है, टीडीएस बाय एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, टीडीएस एट 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स बाय एन ई कॉमर्स ऑपरेटर वेयर सेल्स आर फैसिलिटेटेड बाय इट थ्रू इट्स डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी। ठीक है, ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे अमेजॉन टीडीएस काटता है आपका। ठीक है, किसका? सेलर का। CBDT हैज इशूड सम गाइडलाइंस फॉर सम ट्रांजेक्शंस बाय इको। कुछ गाइडलाइंस CBDT ने इशू की है। अब सर क्या होगा कि सर जहां पे दो ई कॉमर्स ऑपरेटर है बीच में, वहां पे क्या होता है? हु शुड डिडक्ट टीडीएस वेयर देयर आर मल्टीपल इकोज आर इन्वॉल्व्ड। जैसे इफ देयर आर 2 इकोज एंड सेलर साइड इको इज नॉट द एक्चुअल सेलर। ठीक है, बायर साइड इको, सेलर साइड इको। बायर साइड इको क्या होगा सर? जो प्रोवाइड करेगा इंटरफेस टू बायर। सेलर साइड इको कौन होगा? जो प्रोवाइड करेगा इंटरफेस टू सेलर। सिंपल बात है। आप समझना कि मैं बायर हूँ, मैं ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट हूँ, मैं बायर साइड इको को बोल रहा हूँ मुझे कुछ खरीदना है। बायर साइड इको सेलर साइड इको के पास जा रहा है खरीदने के लिए, और सेलर साइड इको सेलर के पास जा रहा है। सेलर भी क्या है? ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है। ठीक है, मैं पेमेंट कर रहा हूँ बायर साइड इको को, बायर साइड इको सेलर साइड इको को पेमेंट कर रहा है, और सेलर साइड इको फाइनल पेमेंट कर रहा है सेलर को। ठीक है, अब यहाँ पर टीडीएस कौन काटेगा? सेलर साइड इको। क्यों? क्योंकि सर ये सेलर को डायरेक्ट फाइनल पेमेंट कर रहा है। पेमेंट कौन कर रहा है सेलर को? सेलर साइड इको। तो वो टीडीएस काटेगा, एज सिंपल एज दैट, और कुछ ही बात नहीं है। जो फाइनल पेमेंट कर रहा है वो टीडीएस काटेगा। seller side echo who finally makes the payment. Case 2, if there are 2 echoes and seller side echo is the actual seller. ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत बड़ा एग्जांपल दूंगा मैं, बट यहाँ पे कुछ लोगों की बुक में ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट लिखा होगा, इसको ई कॉमर्स ऑपरेटर कर लेना। ठीक है, अब देखो बाइंग साइड कौन है सर? इको 1 है। सेलिंग साइड को इको 2 है। ठीक है ना? और सर सेलिंग साइड इको 2 लोग हैं, मतलब यहाँ पे सेलर भी एक इको है, ई कॉमर्स ऑपरेटर। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मैं बायर हूँ, मुझे एक टी शर्ट खरीदनी है, ओवर साइज टी शर्ट। मैं गया अमेजोन के पास। अब अमेजोन के पास तो टी शर्ट नहीं थी, वो गया मिंत्रा के पास ओवर साइज टी शर्ट के लिए। अब मिंत्रा के पास भी नहीं थी, मिंत्रा गया बेवकूफ.com के पास। ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ कि सब बायर जो है ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है, मैं हूँ। इको 1 कौन है? अमेजोन, ई कॉमर्स ऑपरेटर है। मिंत्रा कौन है? ई कॉमर्स ऑपरेटर 2, इको 2। ठीक है, और सेलर कौन है? सेलर भी बेवकूफ.com है, वो भी एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है। मैंने कहाँ से खरीदी टी शर्ट? अमेजोन से। अमेजोन ने किससे ली? मिंत्रा से। मिंत्रा ने किससे ली? बेवकूफ से ली। ठीक है, अब एक्चुअल सेलर कौन है? बेवकूफ है। एक्चुअल सेलर कौन है? बेवकूफ है। ठीक है, बेवकूफ को पेमेंट कौन कर रहा है? इको 2, दैट इज मिंत्रा। मिंत्रा पेमेंट कर रहा है। यहां टीडीएस कौन काटेगा? टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड बाय दिस इको। ठीक है, टीडीएस अंडर 194O इज टू बी डिडक्टेड बाय इको विच फाइनली मेक्स द पेमेंट। सर इको 2 पेमेंट कर रहे हैं सेलर को, भले ही सेलर एक ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद है, बट फिर भी जो इको 2 है वो सेलर को डायरेक्टली पेमेंट कर रहा है, इसलिए इको 2 सेलर का बेवकूफ.com का टीडीएस काटेगा। तो सर एक ऑथर ने बहुत प्यारा सा नोट दिया है, मोटी मोटी बात इतनी सी है कि जो फाइनल पेमेंट करेगा सेलर को वो टीडीएस काटेगा। ठीक है, और 194O में टीडीएस करता है ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स पे। दैट्स इट, वेरी इजी। क्या बोला मैंने दोनों पॉइंट के बारे में?
भाई जो भी सेलर है, सेलर भला ई कॉमर्स ऑपरेटर है नहीं है, जो भी है सेलर नॉर्मल बंदा है, सेलर एक ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट भी है, या फिर सेलर एक ई कॉमर्स ऑपरेटर भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। जो सेलर को फाइनल पेमेंट करेगा वो 194 ओ में टीडीएस काटेगा, दैट्स इट। ठीक है, अब देखो, whether selling expenses, logistics, delivery and eco fees commission form a part of gross amount of levy of TDS। देखो नॉर्मली क्या होता है कि सर ई कॉमर्स में यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग परचेस करते हैं, तो हम लोग 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, हमको लगता है 10 रुपीज़ आपका क्या बोलते हैं शिपिंग फीस, 5 रुपीज़ पैकिंग फीस, 2-3 रुपये कन्वीनियंस फीस। ठीक है, उसके बाद हम 118 रुपीज़ पे करते हैं उनको। ठीक है, ऐसा पे करते हैं। सो बीच के 18 रुपीज़ जो अपन ने एक्स्ट्रा दिए हैं 100 के प्रोडक्ट के लिए, 118 दिए हैं, तो TDS 118 पे कटना चाहिए कि 100 पे कटना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो देखो, बायर एक ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है, बायर्स ₹100 वर्थ ऑफ गुड्स, होम डिलीवरी एंड पेज विथ ऑल फीस ₹118। ठीक है, सर 118 कहाँ से हुआ सर? 5 रुपीज़ पैकिंग फीस, 10 शिपिंग एंड 3 कन्वीनियंस। ठीक है, अभी आप 118 इसको देगा बायर साइड को, अब ये तो अपना कमीशन काटेगा 1 रुपये का, 1 रुपीज़ कमीशन काटेगा, 117 पे करेगा सेलर साइड को। सेलर साइड के पास 117 आया, ये अपना 2 रुपये 2 रुपीज़ कमीशन रखेगा। ठीक है, और सेलर को पे करेगा 115। सेलर कौन है? ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। ठीक है, अब आपको लगेगा कि सर सेलर को पैसा कितना मिल रहा है 115, तो उस पर टीडीएस कटना चाहिए। आपको ये लग रहा होगा कि सेलर को 115 मिल रहा है तो 115 पे टीडीएस कटना चाहिए, नहीं, आंसर ये नहीं है। देखो टीडीएस कौन काटेगा? सेलर साइड को, क्योंकि फाइनल पेमेंट वो कर रहा है। ठीक है, बट टीडीएस कटेगा कितने पे? 118 पे, पूरे अमाउंट पे टीडीएस कटता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कितने पे काटेगा सर? 118 पे। क्यों? बायर ने पैसा कितना दिया? 118। वे पर ग्रॉस अमाउंट है, तो सेलर साइड को पूरे 118 पे सेलर का टीडीएस काट लेगा। ठीक है, अब सर सोचो आप कि हमने पूरे 118 पे इसका टीडीएस काट लिया। ठीक है, अब ये सेलर 3 रुपीज़ कमीशन इसको पे कर रहा है, ये अपना 2 रुपये रख रहा है और 1 रुपये इसको कमीशन पे कर रहा है। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे अगर सेलर पेज कमीशन 3 रुपीज़ टू सेलर साइड को एंड सेलर साइड को पेज 1 कमीशन टू बायर साइड को। ठीक है, तो अभी जो कमीशन पे कर रहे हैं 3 और 1 का, क्या इसमें 194H में टीडीएस काटना है हमको? क्या इसमें 194H में अलग से टीडीएस काटना है क्या? नहीं, नहीं बेटा। ठीक है, इफ टीडीएस इज ऑलरेडी डिडक्टेड अंडर 194O by e-commerce operator, such transaction is not liable for TDS under any other section। ठीक है, यहाँ पे आपको 194H में टीडीएस नहीं काटना है, क्योंकि आपका 118 पे पूरे पे टीडीएस कट चुका है सेलर का। तो सेलर जब कमीशन पे कर रहा है इन दोनों को, तो इस पर कोई भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ये एक पॉइंट है। ठीक है, इसका एक्सेप्शन है, हाउएवर सेक्शन 194S सबसेक्शन 4 ओवरराइड्स 194O and states that if tax is deducted under 194S, no tax is deductible under 194O। ठीक है, एस मतलब क्रिप्टो वाला, क्रिप्टो वाले में कटेगा तो यहाँ नहीं कटेगा, ये बोल रहा है। ठीक है, बाकी सब सेक्शन में, बाकी सारे सेक्शन में अगर 194O में ऑलरेडी कट गया है तो कहीं और नहीं कटेगा। हमने 194Q में भी देखा था ये पॉइंट, कि वहाँ पे लिखा हुआ था चार्ट में, आप देखना कि अगर टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है 194O में या फिर 2061H में टीसीएस, तो फिर 194Q में नहीं कटता। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है वो कि भैया देखो 194O में कट गया ना, तो किसी भी सेक्शन में नहीं कटता फिर। ठीक है, डन। अब नेक्स्ट देखो, पेमेंट्स मेड मे ऑल्सो बी मेड टू द प्लेटफॉर्म और नेटवर्क प्रोवाइडर ONDC फॉर फैसिलिटेटिंग द ट्रांजेक्शन। अब हम प्लेटफॉर्म को या फिर नेटवर्क प्रोवाइडर को पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब सर क्या ये अमाउंट इंक्लूड होना चाहिए अपने ग्रॉस अमाउंट में? क्या उस पर टीडीएस कटना चाहिए? देखो, अगर वो अमाउंट इंक्लूड हो रहा है इन द पेमेंट फॉर द ट्रांजेक्शन, अगर वो अमाउंट को इंक्लूड कर रहे हैं हम, जैसे 118 की जगह 120 करते हैं, 2 रुपीज़ प्लेटफॉर्म फीस ऐड कर दी, तो फिर टीडीएस कटेगा 120 पे 194O में। बट इफ दीज अमाउंट्स आर पेड ऑन लमसम बेसिस एंड आर नॉट लिंक टू स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन, डू नॉट इंक्लूड इन ग्रॉस अमाउंट फॉर 194O, फिर 194O के लिए हमको ग्रॉस अमाउंट पे नहीं इंक्लूड करना है इसको। नॉर्मली क्या करना है? नॉर्मली हमको करना पड़ता है अगर हर एक ट्रांजेक्शन में प्लेटफॉर्म फीस चार्ज की हमने, जैसे यहाँ 118 था ना,
हमने मान लो 2 रुपीज़ और प्लेटफॉर्म फीस ऐड कर दी, 120 कर दिया, तो यहाँ 120 पे TDS कटेगा सेलर का काय में 194 में, ठीक है। ठीक है, ये 194H का एग्जाम्पल दिया बेटा, एक और एग्जाम्पल 2 दिया हुआ 194H का, ठीक है, कि जो हम कमीशन पे कर रहे हैं, कमीशन पे 194H में अलग से TDS नहीं कटेगा, जो 194O में कट गया वो कट गया पूरा। हाउ विल द वैट GST एंड एक्साइज कंपोनेंट treated when calculating gross amount of sales? देखो, where tax is integrated separately in the invoice and TDS is deducted at time of credit. Deduct TDS on amount excluding GST. Where advance payment is done before the credit. एडवांस में पूरे अमाउंट पे TDS डिडक्ट करते हैं हम, ये तो नॉर्मली हर सेक्शन में करते हैं हम ऐसा, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ परचेज रिटर्न, ये इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से कि सर टैक्स इज डिडक्टेड एट टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, राइट। हैंस बिफोर परचेज रिटर्न हैपन्स द TDS इज ऑलरेडी डिडक्टेड। भाई परचेज रिटर्न के पहले TDS डिडक्ट हो चुका है, आप रिटर्न लोगे, ठीक है, रिटर्न करोगे, उसके पहले ऑलरेडी TDS कट चुका है, ठीक है। अब सर केस 1, पहले केस 2 देखो। अगर जो रिटर्न होते हैं, अपन मंगाते हैं वैसे ही बहुत सारा आइटम रिटर्न कर देते हैं, अगर रिटर्न होने के बाद आप गुड्स रिप्लेस हो रहे हैं, इफ गुड्स आर रिप्लेस्ड अगेंस्ट परचेज रिटर्न, in such case there is no need for adjustment as an equal transaction is completed with goods being replaced, ठीक है, क्योंकि इक्वल ट्रांजेक्शन हो जा रहा है तो आपको कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट हो गया ना। बट अगर पैसा वापस दिया गया है, अगर मनी रिफंड किया गया है, तो एडजस्ट द टैक्स अगेंस्ट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, एडजस्ट द टैक्स अगेंस्ट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन फॉर सेम डिडक्टी इन सेम फाइनेंशियल ईयर, सेम बंदे का सेम फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। जो TDS कटने वाला है आगे चल के उसको एडजस्ट कर लो भाई। टैक्स डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड इज इक्वल टू, उसका क्या करेंगे हम, गिव क्रेडिट टू द सेलर फॉर दिस। हमने टैक्स डिडक्ट कर लिया उसका, मान लो हमने सेलर का TDS डिडक्ट कर लिया 2000 रुपये का, 2 लाख का ट्रांजेक्शन हो, 1% में 2000 का हमने TDS डिडक्ट कर लिया उसका, बट पूरा वो रिटर्न आ गया हमारे पास, रिटर्न आ गया तो अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, हमारे पास 2000 जमा है उसके। अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट 2 लाख की जो सेल होगी बाय सेलर थ्रू अवर प्लेटफॉर्म, हम उस पर TDS नहीं काटेंगे, क्यों, वो 2000 से एडजस्ट हो जाएगा। जो 2000 बचे अपने पास पुराने, उससे क्या हो जाएगा बेटा, उससे एडजस्ट हो जाएगा ना, बात खत्म है ना, राइट, यस। अब डिस्काउंट वाला पॉइंट है आखिरी, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट बाय सेलर, सेलर साइड इको और द बायर साइड इको, ठीक है। डिस्काउंट जब एक्चुअल सेलर देगा ना, तो डिस्काउंटेड प्राइस से आप TDS काटोगे। मान लो सेलर ने 100 का आइटम है, ठीक है, और बोलता हूँ मैं 90 में बेचूंगा, मैं 10 का डिस्काउंट खुद दे रहा हूँ, 90 का डिस्काउंट 90 में बेच रहा हूँ मैं। अगर जो एक्चुअल सेलर है, सेलर बोल रहा है ये बात, कौन बोल रहा है, सेलर बोल रहा है, तो TDS किस पे कटेगा, 90 पे। बट सेलर बोल रहा है मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा भाई, मैं डिस्काउंट क्यों दूँ, बट जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर है, जैसे बायर साइड इको है मान लो, या जोमेटो है, जोमेटो बोल रहा है रेस्टोरेंट डिस्काउंट देना दे, मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ अपने तरफ से प्लेटफॉर्म, जोमेटो डिस्काउंट दे रहा है, कौन दे रहा है, जोमेटो, रेस्टोरेंट देना दे, तो जोमेटो जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है ना, मान लो जोमेटो ने 10 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिया 100 पे, तो बायर को 90 रुपीज़ पे करना पड़ा, बायर को डिस्काउंट कितना मिल गया, बायर को डिस्काउंट मिल गया 10 रुपीज़ का, बायर को 90 रुपीज़ पे करना पड़ा, राइट। बट सेलर के हाथ में कितने आ रहे हैं बेटा, 100 रुपीज़ आ रहे हैं, तो TDS 100 पे कटेगा, कितने पे कटेगा, 100 पे कटेगा। जो बाकी डिस्काउंट दिया जोमेटो ने दिया अपने हाथ से, अपने जेब से, वो भरेगा पैसा उसका और 100 पे करेगा आगे, बात समझे। मतलब अगर एक्चुअल सेलर रेस्टोरेंट, अगर मान लो रेस्टोरेंट बोल रहा है भाई मेरी पनीर चिली 100 रुपये की 90 रुपये की है, तो करेगा TDS 90 रुपये पे। पर अगर रेस्टोरेंट बोल रहा है मैं 100 पे ही बेचने वाला हूँ 100 पे, तुमको डिस्काउंट देना तुम खुद दो, तो अगर कोई ई-कॉमर्स ऑपरेटर बीच का डिस्काउंट दे रहा है, सेलर नहीं दे रहा है, तो TDS फिर ग्रॉस अमाउंट पे ही करता है भैया, जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर डिस्काउंट होता है उसको नहीं मानते हम, ठीक है, डन। अब नेक्स्ट बेटा असेसमेंट प्रोसीजर के अमेंडमेंट्स, बहुत ही फालतू है, तो बहुत ही फालतू है, ठीक है। अब देखो 139A में सर हमने रूल 114 भी पढ़ा है, इसमें क्या बोलता है कि उस ट्रांजेक्शन है जिसमें आपको मैंडेटरीली पैन कोड करना पड़ता है, ठीक है,
ट्रांजेक्शन कौन से हैं वो बताऊँ आपको, मैंने खोल के रखा है, देखो ये वाले यार जो अपन पढ़ते हैं कि भैया 50,000 से ऊपर आपने पेमेंट कर दिया, ड्राफ्ट ले लिया, ये वाले पूरे ट्रांजेक्शन जो है ये वही तो है, रूल 114 भी। आप नहीं पढ़ते, मुझे पता है, ऐसे दिखाया मैंने आपको ये, ठीक है। ये वाले जो ट्रांजेक्शन है, अब इसमें क्या बोलता है कि भैया किसी पर्सन के पास अगर पैन नहीं है ना, ठीक है, तो क्या करे भैया, ठीक है कोई बात नहीं, आप एक काम करो, फॉर्म नंबर 60 में डिक्लेरेशन दे दो, ठीक है, कि आपने इसमें से कोई ट्रांजेक्शन किया और आपके पास पैन नहीं है, ठीक है। ये रिलैक्सेशन दिया हुआ है हमने, क्या दिया है, ये रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो सर कोई पैन रिक्वायर्ड नहीं है आपको, आपने अगर ट्रांजेक्शन कर लिया, पैन नहीं है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करो डिक्लेयर कर दो फॉर्म नंबर 60 में, ठीक है। तो रिलैक्सेशन दिया हुआ था सब लोगों को, बट फर्म और कंपनी से, डोमेस्टिक कंपनी और फर्म से ये जो रिलैक्सेशन है ये विड्रॉ कर लिया गया है, मतलब आपको पैन लेना पड़ेगा। अब आप फॉर्म 60 फाइल करके काम नहीं चला सकते, हम लोग चला सकते हैं काम, अभी हम लोग पास पैन नहीं है मान लो, और हमने कोई भी ट्रांजेक्शन में एंटर किया, तो हम क्या करेंगे, हम लोग भाई जाएंगे डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल कर देंगे फॉर्म नंबर 60 में, बात खत्म। बट डोमेस्टिक कंपनी और फर्म अब ये रिलैक्सेशन नहीं ले सकते, उनके पास से विड्रॉ हो गया है। बट फॉरेन कंपनी के पास अभी भी रिलैक्सेशन अवेलेबल है, वो क्या कर सकते हैं, वो फाइल डिक्लेरेशन कर सकते हैं फॉर्म 60 में, फॉर्म नंबर 60, व्हेन उनकी इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, ठीक है, उनके पास पैन नहीं है और वो इन ट्रांजेक्शन्स में एंटर कर रहे हैं, एंट्रिंग इनटू फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन आईएफएससी बैंकिंग यूनिट, ओपनिंग अकाउंट अदर देन टाइम डिपॉजिट सेविंग्स किसी भी वैल्यू का, या फिर अगर टाइम डिपॉजिट ओपन कर रहे हैं वो विद बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस, निधि कंपनी, एनबीएफसी, तो इट इज 50,000 और मोर और 5 लाख इन एग्रीगेट, ठीक है। ये एनआर क्लियर बेटा, डन, स्नीज हो गई थी, ठीक है। अब देखो 139A रेड विथ रूल 114B एंड BB क्या बोलता है सर, जिसके पास भी पैन नहीं है, ठीक है, उसको अप्लाई करना चाहिए पैन क्लेम, ठीक है, अगर वो कोई भी ट्रांजेक्शन में एंटर कर रहा है तो, ठीक है। अब उनने सीबीडीटी ने क्या किया है, कुछ रूल्स अमेंड किए हैं सर 114B एंड BB के, टू इंक्लूड द फॉलोइंग, एप्लीकेशन फॉर पैन टू बी मेड प्रायर टू withdrawing depositing cash in his account with a banking company, cooperative bank, post office exceeding 20 lakh in aggregate during the financial year। आप किसी फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से ऊपर डिपॉजिट कर रहे हो किसी भी अकाउंट में या विड्रॉ कर रहे हो तो आपको पैन होना चाहिए, या फिर आप कोई ओपन कर रहे हो करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट विद अ बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, तो भी आपको पैन चाहिए। नो रिक्वायरमेंट टू अप्लाई फॉर कोर्ट पैन वेयर पर्सन मेकिंग डिपॉजिट और विड्रॉल ओपनिंग करेंट अकाउंट इज एनआर और फॉरेन कंपनी, ठीक है। ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड विद एन आईएफएससी बैंक यूनिट एंड सच एनआरएफसी डज नॉट हैव एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया। भाई बाहर का बंदा कर रहा है उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर अपने यहाँ पे जो भी भाई 20 लाख से ऊपर डिपॉजिट या विड्रॉ करेगा 20 लाख से ऊपर, या फिर करंट या फिर सीसी अकाउंट खोलेगा, तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, पैन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो स्पेशल ऑडिट में एक अमेंडमेंट है कि हर एक सीसीआईडी क्या करेगा, वुड मेंटेन अ पैनल ऑफ अकाउंटेंट्स एज पर 288 सबसेक्शन 2 एंड कॉस्ट अकाउंटेंट्स एज पर सेक्शन 142। अब क्या है स्पेशल ऑडिट, अगर सिर्फ अकाउंट्स के बारे में है तो सीए कर सकते हैं, और अगर कॉस्ट के बारे में तो सीएमए कर सकते हैं। रेंज ऑफ एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग रेम्यूनरेशन इट शुड बी मिनिमम 3750 एंड मैक्स 7500 पर आवर। द पीरियड ऑफ ऑडिट शैल बी स्पेसिफाइड बाय एओ इन टर्म्स ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। अब सर एक और रूल है 114AAA, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सुन लो जल्दी से, ठीक है, कि सर ये प्रोवाइड करता है अगर पैन ऑफ अ पर्सन हैज बिकम इनऑपरेटिव, तो भाई वो कहीं भी अपना पैन इंटीमेट नहीं कर सकता, फर्निश नहीं कर सकता, कोट नहीं कर सकता, ठीक है। और इसको सर ये सब इम्प्लीकेशन होंगे, अगर पैन नहीं होगा तो अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा सर इनऑपरेटिव पैन से, उसके पेंडिंग रिटर्न प्रोसेस नहीं होंगे, पेंडिंग रिफंड नहीं मिलेंगे, पेंडिंग प्रोसीडिंग उसकी इन केस ऑफ डिफेक्टिव रिटर्न कैन नॉट बी कंप्लीटेड, टैक्स विल बी रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट अ हायर रेट एज पैन बिकम्स इनऑपरेटिव, ठीक है। इन एडिशन टू अबाउ द टैक्स पेयर माइट फेस डिफिकल्टी एट वेरियस अदर फॉर्म्स like bank and other financial portals as PAN is one of the important KYC criterion for all kinds of financial transaction। अब सीबीडी ने एक सर्कुलर दिया है सर, ठीक है, that the consequences specified above will be effective from 1/7/23 and continue till the PAN becomes operative। However, this circular was modified by CBDT specifying that for the transaction entered in up to 31/5/24
डिडक्टर कलेक्टर इज नॉट लायबल टू डिडक्ट कलेक्ट टैक्स एट हायर रेट। मतलब TDS TCS अगर पैन इनऑपरेटिव हो गया ना, पैन अगर इनऑपरेटिव हो गया तो आपको हायर रेट पे TDS डिडक्ट नहीं करना है। समझे बात को? ये बात समझे पूरी कि सर अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया तो सामने वाले का, तो अगर आप डिडक्टर हो या TCS कलेक्टर हो तो आपको हायर रेट पे ना डिडक्ट करना है ना कलेक्ट करना है। ठीक है, डन। चलो बेटा, इतना सही था बेटा। इसके रिलेटेड आरटीपी में क्वेश्चंस भी है। आरटीपी अपन जल्दी जल्दी करने वाले, कल ही करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस आप देख लेना वहाँ से। ठीक है, ओके। तो आई थिंक हमने 30 मिनट्स के अंदर कवर कर लिया है, बहुत बढ़िया से कवर किया है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना बेटा, सब्सक्राइब करना चैनल, कमेंट करके बताना कैसा लगा। एंड मैंने बोला था दशहरा के दिन आऊँगा मैं वीडियो बनाने। ठीक है, अब वो कैसे पॉसिबल हो, बट मैं आऊँगा, तो मैं आ गया, मैंने वीडियो बना दिया आपके अमेंडमेंट्स का। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय बाय, सी यू, जय श्री राम।